नमस्कार, मैं हूं आशीष शर्मा वन देशभक्त पर। दोस्तों, एक बात बताइए, अगर आप किसी मीटिंग में जाने वाले हैं और आपने आखिरी वक्त पर उस मीटिंग का समय बदल दिया, तो क्या दुश्मन को पता चल सकता है? नहीं ना? तो फिर खामेनी के साथ ये कैसे हुआ? बैठक का वक्त बदला गया था, लोकेशन बदली गई थी और फिर भी 30 से ज्यादा प्रिसीजन मिसाइल सीधे उस कमरे में आ गिरी जहां सुप्रीम लीडर खामेनी अपने सबसे करीबी सलाहकारों के साथ बैठे थे। ये इत्तेफाक नहीं था, यह अंधेरे में चलाया गया तीर नहीं था, यह उस इंसान की करामात थी जो खामेनी के सबसे करीब था और जिसने उन्हें सबसे पहले बेचा। आज इस वीडियो में मैं आपके सामने वो सब कुछ रखूंगा जो रॉयटर्स ने बताया, जो डोनाल्ड ट्रंप के बयान में छुपा था, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के 3 अलग अलग तरीकों से सामने आया और जो सबसे जरूरी सवाल है, वो गद्दार कौन था। और अगर आप अभी तक वन देशभक्त को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए, क्योंकि यह वो चैनल है जो मेन स्ट्रीम मीडिया की लीपापोती नहीं करता, सीधे सवाल पूछता है, सीधे जवाब देता है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यह समझने के लिए कि खामेनी की मौत इतनी सटीक कैसे हुई, पहले यह समझना जरूरी है कि यह कहानी एक दिन में नहीं बनी। यह दशकों की साजिश है। 1979 में ईरान की इस्लामिक क्रांति हुई। अयातोल्लाह खुमैनी सत्ता में आए। अमेरिकी दूतावास के कर्मचारी बंधक बनाए गए और उसी दिन से अमेरिका और ईरान के बीच जो दरार पड़ी वो आज तक नहीं भरी। 1989 में खुमैनी की मौत के बाद अली खामनेई सुप्रीम लीडर बने और तब से वो इस्लामिक गणराज्य ईरान के सर्वोच्च शासक थे। राष्ट्रपति से भी ऊपर, सेना से भी ऊपर, IRGC यानी रिवोल्यूशनरी गार्ड से भी ऊपर 35 साल, जी हाँ 35 साल तक खामनेई ने ईरान को चलाया। इस दौरान उन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाया, हमास, हिजबुल्लाह को सपोर्ट किया, अमेरिकी सैंक्शन के बावजूद झुकने से इनकार किया और यही कारण था कि अमेरिका और इजराइल उनके पीछे पड़े थे। अब बात करते हैं उस 12 दिन की जंग की जो इस पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट बनी। जब इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमले किए तो आपको याद होगा खामनेई पर 3 बार सीधे हमले किए गए, 3 बार, और तीनों बार वो बचते रहे बंकर बदल बदल कर, लेकिन हर बार बचने की खबरें आई और हर बार इजरायली और अमेरिकी इंटेलिजेंस ने नोट किया कि वो कहां से कहां भागे, किस रास्ते से गए, कितनी देर में गए। यानी दुश्मन उनका पैटर्न ऑफ लाइफ समझ रहा था, उनकी आदतें, उनकी मीटिंग्स का तरीका, उनकी सिक्योरिटी का ढांचा, और इसी पैटर्न की बुनाई में एक दिन वो खुद फंस गए। अब जरा सोचिए, एक आम इंसान भी अगर जानता हो कि उसे मारने वाले उसके पीछे हैं तो वह अपनी दिनचर्या बदल देता है। खामनेई ने बदली भी, मीटिंग का समय बदला, जगह बदली, लेकिन उसके बावजूद हमला उन्हीं पर हुआ। यह सिर्फ टेक्नोलॉजी की जीत नहीं थी, यह किसी इंसान की गद्दारी की जीत थी। पहला सवाल, मीटिंग बदली तो मिसाइल कैसे पहुंची? दोस्तों, रॉयटर्स की रिपोर्ट पढ़िए ध्यान से। रिपोर्ट कहती है कि हमला उस वक्त किया गया जब खामनेई अपने टॉप सिक्योरिटी एडवाइजर्स के साथ बैठक में थे।
दो अमेरिकी सूत्रों के हवाले से बताया गया कि मीटिंग का समय शनिवार शाम से बदलकर शनिवार सुबह कर दिया गया था और जैसे ही यह बदलाव हुआ स्ट्राइक का समय भी एडजस्ट हो गया। रुकिए, यह एक बेहद जरूरी पॉइंट है। अगर यह सिर्फ सैटेलाइट सर्विलांस होती तो सैटेलाइट को रियल टाइम में यह जानकारी मिलना कि मीटिंग का वक्त बदला और उसके हिसाब से तुरंत स्ट्राइक एडजस्ट करना यह इतना आसान नहीं है। इसके लिए अंदर से कोई रियल टाइम में यह बताने वाला होना चाहिए कि मीटिंग अब सुबह है, अभी जाओ। यही सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल, वो कमरा कैसे पता था? रॉयटर्स की रिपोर्ट में एक और चौंकाने वाली बात है। खामनेई के कंपाउंड में 2 जगहों पर हमला हुआ और जो पहली स्ट्राइक थी वह ठीक उस हिस्से पर हुई जहां खामनेई बैठक कर रहे थे। बाकी कंपाउंड बाद में। जरा सोचिए, एक बड़ा कंपाउंड, कई कमरे, कई बंकर्स और पहली मिसाइल सीधे उसी कमरे में जहां टारगेट बैठा है। यह सिर्फ टेक्नोलॉजी से संभव नहीं हो सकता। हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी आपको बिल्डिंग दिखा सकती है, लेकिन कमरे के अंदर कौन बैठा है यह नहीं बता सकती। इसके लिए या तो किसी ने फोन पर कुछ ऐसा बोला जो इंटरसेप्ट हुआ या किसी ने डायरेक्टली बताया। और अगर मैं आपको यह बताऊं कि इजरायली सूत्रों के मुताबिक उस बैठक में खामनेई के साथ पूर्व नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सचिव अली सैमखानी और IRGC कमांडर मोहम्मद पोखपोर भी मारे गए, तो यह और भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। यानी एक ही हमले में पूरी टॉप लीडरशिप, जब एक ही स्ट्राइक में पूरी कमान साफ हो जाए तो समझ लीजिए दुश्मन को सिर्फ नक्शा नहीं, गेस्ट लिस्ट भी पता थी। अब मैं आपके सामने रखता हूं 3 थ्योरीज। थ्योरी 1, सालों की घुसपैठ, हाईटेक जासूसी। यह पहली थ्योरी है और यह सबसे कंफर्टेबल थ्योरी है क्योंकि इसमें किसी इंसान को दोषी नहीं ठहराना पड़ता। माना जाता है कि मोसाद और CIA ने ईरान के सिस्टम में सालों तक घुसपैठ बनाए रखी। IRGC के कम्युनिकेशन नेटवर्क में, न्यूक्लियर प्रोग्राम की सप्लाई चेन में, सिक्योरिटी मिनिस्ट्री के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में। 2010 में स्टुक्सनेट वायरस याद है, जिसने ईरान के न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूज को बिना किसी बॉम्ब के तबाह कर दिया था। वो भी मोसाद और CIA का ज्वाइंट ऑपरेशन था। तो यह संभव है कि खामनेई के कम्युनिकेशन डिवाइस पर लंबे समय से नजर थी। उनके फोन कॉल्स इंटरसेप्ट हो रहे थे और जब उस दिन मीटिंग का टाइम बदला तो कोई इनक्रिप्टेड चैनल भी इंटरसेप्ट हुआ। लेकिन दोस्तों, यह थ्योरी अधूरी है क्योंकि इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन तोड़ना एक बात है और रियल टाइम में उसी कमरे में मिसाइल भेजना दूसरी बात है। दूसरी थ्योरी जो सबसे चर्चित है और सबसे ज़्यादा सवाल उठाती है, कुछ एनालिस्ट का मानना है कि IRGC या सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के किसी बड़े ऑफिसर्स ने मीटिंग का एग्जैक्ट टाइम और लोकेशन रियल टाइम में दुश्मन को दिया। क्यों? हो सकता है पैसे के लिए, हो सकता है अपनी जान बचाने के लिए, हो सकता है सत्ता में हिस्सेदारी के वादे पर। ईरान के इतिहास में यह नया नहीं है। 2020 में IRGC के क्वास 4 कमांडर क्वासन सोलेमानी की हत्या हुई थी बगदाद एयरपोर्ट पर। वो भी इतनी सटीक थी कि उनके रूट का पहले से पता था। उस वक्त भी सवाल उठे थे कि इनसाइडर ट्रिप है। और अब खामनेई के साथ फिर वही पैटर्न। रुकिए, अभी असली बात आनी बाकी है। तीसरी थ्योरी, और ये वो थ्योरी है
जिसे अमेरिका और इजराइल प्रमोट करना चाहते हैं, क्योंकि अगर यह सिर्फ टेक्नोलॉजी की जीत थी तो यह उनकी इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी की तारीफ है। इस थ्योरी के मुताबिक सिग्नल इंटेलिजेंस SIGINT, इमेजिनरी इंटेलिजेंस IMINT और कम्युनिकेशन टैरिफ एनालिसिस, इन तीनों को मिलाकर खामनेई की मौजूदगी कन्फर्म हो गई। यानी काफिले की मूवमेंट देखी, सिक्योरिटी डिटेल का पैटर्न समझा, कम्युनिकेशन ट्रैफिक में स्पाइक देखा जब मीटिंग शुरू हुई, और फिर स्ट्राइक। यह थ्योरी टेक्निकली पॉसिबल है, लेकिन एक बड़ा होल है। मीटिंग का टाइम बदला गया था और स्ट्राइक भी एडजस्ट हुई। यह एडजस्टमेंट रियल टाइम में हुई, और रियल टाइम में केवल सैटेलाइट से यह नहीं होता। इसलिए सवाल बना रहता है, घर का भेदी। अब दोस्तों, एक और किरदार है इस कहानी में जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया ने बहुत हल्के में लिया। मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक MBS लगातार डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात कर रहे थे और ईरान पर जल्द हमले की मांग कर रहे थे। और यहाँ जरा रुकिए, क्योंकि रियाद आधिकारिक तौर पर कह रहा था ईरान पर हमला मत करो, सार्वजनिक बयान में शांति, ट्रंप को फोन पर हमला करो। यह दोहरा खेल क्यों? क्योंकि सऊदी अरेबिया और ईरान दोनों रीजनल पावर हैं, दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं। सुन्नी शिया डिवाइड तो है ही, लेकिन उससे भी बड़ा है ऑयल और जियोपॉलिटिक्स का खेल। ईरान कमजोर हो तो सऊदी अरेबिया का दबदबा बढ़े। इसलिए MBS ने पर्दे के पीछे से वो धक्का दिया जो वो सामने से नहीं दे सकते थे। जो देश सामने से हाथ मिलाए और पीछे से छुरा बोके उसे दोस्त नहीं, डिप्लोमेसी का गद्दार कहते हैं। और दोस्तों, यहाँ मैं आपसे एक और जरूरी सवाल पूछना चाहता हूँ। जब दुनिया में इस तरह की प्रॉक्सी वार्स, कन्वर्ट ऑपरेशन और इंटेलिजेंस गेम्स चल रहे हों, तो भारत की फॉरेन पॉलिसी कहाँ खड़ी है? हम ईरान के साथ चाबहार पोर्ट डील करते हैं, हम इजराइल से वेपन्स खरीदते हैं, हम अमेरिका से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रखते हैं, हम रसिया से ऑयल खरीदते हैं। यह बैलेंसिंग एक्ट है या दिशाहीनता? जब ईरान में इतनी बड़ी उथल पुथल हो तो भारत का एनर्जी सिक्योरिटी, चाबहार पोर्ट का भविष्य और मिडिल ईस्ट में हमारे 90 लाख से ज़्यादा प्रवासी, सब कुछ दांव पर है। लेकिन सरकार की तरफ से एक शब्द नहीं। यह सवाल पूछना हमारा हक है, और यह सवाल पूछना ही असली देशभक्ति है। अब बात करते हैं भारत में उस प्रतिक्रिया की जो कुछ लोग सांप्रदायिक रंग देना चाहते हैं। लखनऊ में लोग सड़कों पर हैं, कश्मीर में मातम है। दोस्तों, खामनेई का दर्जा शिया मुसलमानों के लिए वैसा ही है जैसे पोप का दर्जा कैथोलिक्स के लिए। यह शोक स्वाभाविक है, यह मानवीय है। इसे हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश करने वाले दरअसल इस गंभीर इंटरनेशनल सिचुएशन से ध्यान भटकाना चाहते हैं। असली सवाल यह नहीं कि कौन रो रहा है, असली सवाल यह है आगे क्या होगा। जब मीटिंग का वक्त बदलने के बावजूद मिसाइल वहीं पहुंचे तो यकीन मानिए तकनीक नहीं, किसी इंसान ने रास्ता दिखाया था। घर का भेदी बाहर के दुश्मन से ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि वो आपका चेहरा जानता है, आपका वक्त जानता है और आपका भरोसा भी। जो देश सामने से शांति की बात करे और पर्दे के पीछे से हमले की मांग करे, वो दोस्ती नहीं, कूटनीतिक गद्दारी है। खामनेई मरे या न मरे, असली सवाल यह है कि वो गद्दार अभी भी जिंदा है और अगले सुप्रीम लीडर के करीब बैठा है।
दोस्तों, आज हमने जो जाना उसे एक बार फिर से समझते हैं। पहली बात, खामनेई की मौत सिर्फ मिलिट्री स्ट्राइक नहीं थी, यह दशकों की इंटेलिजेंस गैदरिंग थी, सैटेलाइट सर्विलांस, सिग्नल इंटरप्शन और सबसे जरूरी एक इनसाइडर लीक का नतीजा था। बिना अंदर की मदद के यह इतना सटीक हमला संभव नहीं था। दूसरी बात, मीटिंग का समय बदलने के बावजूद स्ट्राइक एडजस्ट हुई। यह इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि रियल टाइम में कोई जानकारी दे रहा था। वो कौन था यह अभी तक कंफर्म्ड नहीं है, लेकिन सवाल का जवाब जल्द आएगा। तीसरी बात, सऊदी अरेबिया का दोहरा खेल सामने आया। सार्वजनिक तौर पर शांति और पर्दे के पीछे ट्रंप को उकसाना। मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स हमेशा से ऐसी ही रही है और इसे समझे बिना इस रीजन को नहीं समझा जा सकता। चौथी बात, भारत के लिए यह सिर्फ दूर की खबर नहीं है। चाबहार, एनर्जी सिक्योरिटी और मिडिल ईस्ट में बसे करोड़ों भारतीय सब इस उथल पुथल से प्रभावित होंगे। सरकार को जवाब देना होगा। और सबसे बड़ी बात, वो गद्दार जिसने खामनेई को बेचा वो अभी भी कहीं मौजूद है। ईरान नया सुप्रीम लीडर चुनेगा और वो गद्दार उसके भी करीब होगा। यह सिर्फ ईरान की समस्या नहीं है। जब किसी देश के सबसे ऊंचे इंसान को उसके अपने ही घेरे से बेचा जा सकता है तो ये पूरी दुनिया के लिए एक सबक है। विश्वास करना और सही इंसान पर विश्वास करना सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। लेकिन दोस्तों, हम निराश नहीं होंगे, हम सवाल पूछते रहेंगे, क्योंकि यही हमारा काम है। सच सामने लाते रहेंगे क्योंकि इस देश को सच की जरूरत है। और जब तक एक भी सवाल बाकी है, वन देशभक्त बोलता रहेगा। मैं आशीष शर्मा आपसे वादा करता हूं, जब तक सच है मैं बोलता रहूंगा। मैं हूं आशीष शर्मा, वन देशभक्त से। जय हिंद। दोस्तों, अगर आपको लगा कि यह जानकारी जरूरी थी तो एक काम कीजिए, इस वीडियो को उन 5 लोगों को शेयर कीजिए जो अभी भी सोचते हैं कि यह सिर्फ दूर का मामला है। क्योंकि जब मिडिल ईस्ट जलता है तो उसकी आंच भारत तक भी पहुंचती है। और जब हम जागरूक होंगे तभी सवाल उठेंगे, तभी जवाब मांगे जाएंगे। सच फैलाना भी एक देशभक्ति है। लाइक कीजिए ताकि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। सब्सक्राइब कीजिए ताकि एक भी जरूरी खबर छूटे नहीं और बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि अगली वीडियो में मैं एक और बड़ा सच सामने लाने वाला हूं। इस पूरे ईरान इजराइल एपिसोड में भारत का असली स्टेक क्या है और हमारी सरकार की चुप्पी का मतलब क्या है, वो वीडियो देखना मत भूलिएगा।